नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है और इसी सजा के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता जाना तय है। वहीं मुख्तार अंसारी की बात करें तो वहीं मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और नंद किशोर गुप्ता रूंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों भाइयों के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में 2007 में केस दर्ज हुआ था। पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उसके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से कारावास की सजा सुनाई गई है। मुख्तार को 10 साल की सजा मिली है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो वहीं अफजाल को 4 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अनुच्छेद 102 सहपठित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में निहित प्रावधानों के आधार पर अंसारी लोकसभा के सदस्य होने के लिए अयोग्य है। मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया गया। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में लिया गया। सजा होने के बाद उनकी संसदीय जाना तय माना जा रहा है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई से जुड़ा, जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुए। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंद किशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था। इस मामले में साल 2012 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। मानहानि मामले में सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि 2 मई तक जवाब दाखिल करें। अगली सुनवाई मंगलवार 2 मई को होगी और इस दिन दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में अपनी दलील देते हुए कहा, जिस कथित अपराध के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया है और 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वो ना तो गंभीर है और ना ही इसमें नैतिक कदाचार शामिल है। गुजरात हाईकोर्ट में 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए सिंघवी ने ये बातें कही हैं। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि दोष सिद्धि पर रोक न लगी तो राजनीतिक करियर के 8 साल खो देंगे।
एलोपैथी डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की सैलरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, एलोपैथी डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों समान काम करते हैं, इसीलिए वो एक समान वेतन के हकदार हैं। एलोपैथी डॉक्टर आपातकालीन ड्यूटी करने और ट्रॉमा देखभाल सेवा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस और आयुर्वेद डॉक्टरों के वेतन के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुर्वेदिक और दूसरी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक एलोपैथिक डॉक्टर के समान वेतन और सुविधाएं पाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ 2012 में आए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को मान लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नौकरी कर रहे आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर्स के समान वेतन और दूसरी सुविधाएं पाने का अधिकारी माना था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दे थे। पहला, क्या एक ही संवर्ग में नियुक्त अधिकारियों के लिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर विभिन्न वेतनमान निर्धारित किए जा सकते हैं? दूसरा, क्या एलोपैथी डॉक्टरों और आयुर्वेद डॉक्टरों को समान कार्य करने वाला कहा जा सकता है, जिससे वे समान वेतन के हकदार हो सकें? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और संजय मित्तल की बेंच ने कहा कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का काम कम महत्वपूर्ण है। पीठ ने कहा कि वह अपने तरीके से लोगों को इलाज उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन उनका काम एमबीबीएस डॉक्टर्स के जैसा नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रिया में भी विशेषज्ञ डॉक्टर का हाथ बटाते हैं, इसीलिए दोनों तरह के चिकित्सकों को एक समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि एमबीबीएस डॉक्टर्स को अस्पतालों में ओपीडी में सैकड़ों मरीजों को देखना पड़ता है, जो कि आयुर्वेद चिकित्सकों के मामले में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एलोपैथिक डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी का पालन करने और ट्रॉमा केयर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इमरजेंसी ड्यूटी जो एलोपैथिक डॉक्टर करने में सक्षम है, वो आयुर्वेद डॉक्टर्स की ओर से नहीं की जा सकती है। दरअसल गुजरात के सरकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने ये मांग की थी कि केंद्र सरकार की तरफ से 1990 में गठित टीकू कमीशन की सिफारिशें उनके ऊपर लागू की जानी चाहिए। 2012 में गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी बात को सही करार दिया था। इसके खिलाफ गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बार बार ये दोहराया है कि स्वदेशी चिकित्सा पद्धति भी बहुत महत्वपूर्ण है और उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन उनके काम करने की तुलना एमबीबीएस डॉक्टर्स के काम से नहीं की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी पर प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवाने के आरोपी एनएसयूआई नेता लोकेश चुघ को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। लोकेश चुघ पर 1 साल के लिए परीक्षा में बैठने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने चुघ पर परीक्षा में बैठने की रोक को हटा दिया है। चुघ पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान प्रदर्शन करवाने का भी आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में कथित संलिप्तता को लेकर पीएचडी छात्र और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ को 1 साल के लिए परीक्षा देने से रोकने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के फैसले को रद्द कर दिया और विश्वविद्यालय में चुघ का प्रवेश बहाल कर दिया। अदालत ने चुघ की उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा 10 मार्च को पारित ज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें 1 साल के लिए परीक्षा देने से रोक दिया गया था। उन्होंने 16 फरवरी को प्रॉक्टर के कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि वो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी में शामिल थे। याचिका का जवाब देते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि कैंपस के अंदर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग अनुशासनहीनता का घोर कृत्य है। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि चुघ अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय कैंपस की राजनीति में लिप्त थे और अन्य छात्रों को क्षुद्र राजनीति में शामिल होने के लिए उकसाने में सहायक थे। चुघ का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट अभिक चिमनी ने किया। एडवोकेट नमन जोशी और एडवोकेट रितिका वोहरा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में चुघ ने कहा
कि उन्हें ना तो हिरासत में लिया गया और ना ही पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की उकसाने या हिंसा या शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। याचिका में कहा गया है कि चुग को अनुशासनात्मक समिति के सामने अपने आचरण को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और इसलिए उनके खिलाफ कोई भी आदेश या खोज प्राकृतिक न्याय के नियमों की पूरी तरह अवहेलना है। चुग ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उनके खिलाफ 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाकर अनुपातहीन कार्रवाई का सहारा लिया था। उन्हें अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना मामला रखने या सामग्री की जांच करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हत्या के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई सीधे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि अहमद भाइयों को अस्पताल में एम्बुलेंस से क्यों नहीं लाया गया। कोर्ट ने 3 हफ्तों के अंदर अतीक अशरफ हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ में कोर्ट ने विकास दुबे मुठभेड़ की न्यायिक जांच की रिपोर्ट अनुसरण पर जानकारी भी मांगी है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करवाने की मांग पर अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि हत्यारों को ये जानकारी कैसे मिली कि अतीक अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। बेंच ने ये भी पूछा कि पुलिस अहमद भाइयों को अस्पताल में सीधे एम्बुलेंस से क्यों नहीं ले गई। यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जोरदार तरीके से बेंच से नोटिस जारी नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार 2 मौत की जांच कर रही है। कोर्ट ने यूपी सरकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूपी सरकार की तरफ से मौजूद वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, हमने मामले की जांच किए जाने को लेकर एसआईटी बनाई है और हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में आयोग गठित कर मामले की जांच कर रहे हैं। रोहतगी के इस बयान पर याचिकाकर्ता ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं 2017 से अब तक हुए एनकाउंटर की जांच की भी मांग कर रहा हूँ। कोर्ट ने मुकुल रोहतगी के इस बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए यूपी सरकार से आने वाले 3 हफ्तों के अंदर अतीक अशरफ हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट ने हत्या की जांच के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर हलफनामा मांगा है। साथ ही अतीक अहमद के बेटे असद समेत उमेश पाल हत्याकांड के अन्य आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने की जांच के बारे में भी जानकारी मांगी। कोर्ट ने राज्य को जस्टिस BS चौहान के नेतृत्व वाले न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में उठाए गए कदमों के बारे में भी सूचित करने का निर्देश दिया है, जिसने 2020 के विकास दुबे मुठभेड़ की जांच की थी। उनकी तरफ से यह कहा गया कि हमने जो रिसेंट इंसिडेंट हुए अतरक और अशीफ की हत्या का हुआ है और जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें एक पैनल बनाया है और उस पे वो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा तर्क दिया गया कि स्टेट इटसेल्फ इज अंडर एक्यूजेशन, स्टेट पर खुद ही आरोप है और इस परिस्थिति में स्टेट एजेंसीज कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनसे इस बात पे हलफनामा मांगा गया है कि एक एफिडेविट फाइल करें आप, जो भी घटनाक्रम है 2017 से जो 183 एनकाउंटर्स हैं उन पर, और जो रिसेंटली अतरक अशीफ अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, उस पर भी एक अपना हलफनामा दायर करें। तो वो हलफनामा दायर करेंगे, एक कॉपी पिटिशनर को भी दी जाएगी। उसके बाद कोर्ट फिर आगे की सुनवाई जारी रखेगी। को लेकर भी एक बात सामने निकल कर आई है, कहा गया कि BS चौहान ने जो फिलहाल इस पूरे मामले में एक सुझाव दिया था, उस पर यूपी सरकार से क्या जवाब मांगा गया? देखिए, BS चौहान जो कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कानपुर एनकाउंटर जो 2020 में हुए थे, विकास दुबे के नाम से भी जिनको जाना जाता है। तो उसमें कमीशन ने काफी ये सवाल उठाए थे कि पुलिस वर्जन के अगेंस्ट में कोई भी विटनेस हमारे सामने नहीं आया है और मीडिया पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया था और कुछ रिकमेंडेशंस भी दी थी। तो उसको लेकर भी वो एफिडेविट में राज्य सरकार को हलफनामा देगी कि उसके रिकमेंडेशंस जो थे वो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा, यूपी में इससे पहले 2020 में विकास दुबे नाम के एक व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ था। इस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए कहा, हाँ, विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था। इस पर यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस BS चौहान ने की थी और विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में पुलिस की कोई भी कमी नहीं पाई गई थी।
अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। साथ ही 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई थी। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता की पीठ एडवोकेट विशाल तिवारी की एक जनहित याचिका PIL पर सुनवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। हैदराबाद के जुबली हिल्स गैंगरेप मामले में किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि एक दिन के भीतर पूरा मूल्यांकन किया गया। अदालत ने मामले को नए सिरे से जांच करने और नए सिरे से आदेश पारित करने के आदेश दिए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुबली हिल्स गैंगरेप मामले में एक किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया है। जून 2022 में हैदराबाद स्थित जुबली हिल्स इलाके में एक कार में 17 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में 5 नाबालिगों और एक वयस्क आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कथित तौर पर एक कार में पीड़िता का अपहरण किया था। जस्टिस जी अनुपमा चक्रवर्ती ने कहा, यह स्पष्ट है कि एक दिन के भीतर पूरा मूल्यांकन किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट बोर्ड के सदस्य के निष्कर्षों से सहमत नहीं हुई और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि CCL मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है और उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। यौन अपराधों के बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए 2022 में पारित किशोर न्याय बोर्ड हैदराबाद के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट सह प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने के लिए आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया था। किशोर के वकील ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने पूरी प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट जल्दबाजी में एक ही दिन के भीतर समाप्त कर दी थी। ये तर्क दिया गया। बोर्ड के सदस्य, मनोचिकित्सक सदस्य और विद्वान मजिस्ट्रेट मिलकर किशोरों की शारीरिक और मानसिक क्षमता के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचे। इसे 3 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिन मूल्यांकन 2 महीने में पूरा कर लिया गया। उन्होंने इसे जल्दबाजी में पूरा किया। ये प्रस्तुत किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता को जून 2022 में पकड़ा गया था, इसीलिए पूछताछ को सितंबर 2022 तक पूरा करने की आवश्यकता थी। हालांकि 28 सितंबर 2022 की कार्यवाही के अनुसार मूल्यांकन केवल एक दिन में समाप्त हो गया था। ये दर्शाता है कि ये जल्दबाजी में किया गया था। वकील ने आगे तर्क दिया कि बयान और जांच के दौरान तैयार किए गए अन्य दस्तावेजों को बोर्ड के समक्ष बच्चे को पहली बार पेश करने की तारीख से 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि वर्तमान मामले में किशोर को ऐसा कोई दस्तावेज नहीं सौंपा गया था। दूसरी ओर अभियोजक ने तर्क दिया कि किशोरों ने आपराधिक जांच में भाग लिया था और उन दस्तावेजों के उत्पादन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था। पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने उचित कारण नहीं बताया कि वो इस राय पर कैसे पहुंची कि किशोर में अपने कार्यों के परिणामों को समझने की मानसिक और शारीरिक क्षमता थी। अदालत ने मामले को नए सिरे से जांच करने और नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। समलैंगिक जोड़ों को विवाह मान्यता देने की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह पर कानून बनाना विधायिका का अधिकार है, लेकिन सरकार समलैंगिक जोड़ों के हकों को बिना शादी के तय करे। मामले की सुनवाई कर रही CJI की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के सामने केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता का मौलिक तर्क सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चुनना सही है। CJI ने कहा, नहीं, उनका कहना है कि उन्हें सेक्सुअल ओरिएंटेशन का अधिकार दिया जाए। उनका कहना यह है कि ये पसंद का नहीं बल्कि एक विशेषता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसे रिश्ते जो अनुचित माने गए हैं, उन रिश्तों के मान्यता देने की मांग करते हुए कहें कि वो अपने निजी अधिकार क्षेत्र में ऐसा कर रहा है। ऐसे में इसे ये कहकर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसे कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि विवाह के सभी पहलुओं में सेक्सुअल ओरिएंटेशन और स्वायत्तता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इतना मजबूत है कि अनुचित की भी अनुमति दी जाए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 30 दिनों के नोटिस देने के मामले पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। इस मामले को किसी और बेंच के पास भेजा जाएगा और जो इस मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा
कि ये मामला सामाजिक हो सकता है लेकिन संवैधानिक नहीं हो सकता है। कोच ने कहा कि मामला सिर्फ समलैंगिकों पर लागू नहीं होता बल्कि विषम लिंगियों पर भी लागू होता है। तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि मान लीजिए कि समलैंगिक जोड़ों में से किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो पारिवारिक की संपत्ति के उत्तराधिकारी पर पत्नी यानी घर की बहू का अधिकार होगा, लेकिन ये रिश्ता कौन कैसे तय करेगा? इधर अदाकारा जिया खान मौत के मामले में एक्टर सूरज पंचोली को मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बरी किया है। सूरज पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था। कोर्ट ने 2 गवाहों को वापस बुलाने की मां राबिया की याचिका रद्द की है। कोर्ट ने कहा कि सूरज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। जिया की मां सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मौत मामले में 10 साल बाद फैसला आ गया है। जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप से सूरज पंचोली बरी कर दिया गया है। मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से जिया की मां रबिया को बड़ा झटका लगा है। जिया की मां सीबीआई कोर्ट के फैसले को आगे चुनौती देंगी। आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द अबेटमेंट टू सुसाइड इज गॉन बट द मर्डर स्टिल इज हैंगिंग। हाई कोर्ट जाएंगे मैम आप? वेल यस, व्हाई नॉट। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सूरज को बरी किया है। अदालत ने 2 गवाहों को वापस बुलाने की रबिया की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि सूरज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। एक्टर ने फैसले के बाद कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। विशेष न्यायाधीश A.S. सैयद ने फैसला सुनाया। कॉज ऑफ डेथ पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीआई को दिए थे। उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि कॉज ऑफ डेथ इज नॉट जस्ट द सुसाइड। जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी, दैट ट्रांसफर वाज आल्सो विद अ पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देयर इज समथिंग मोर देन सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंटिन्यूड बाय सीबीआई इंडिपेंडेंटली, बट जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए। उन्होंने ये चीज और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन में रखे थे उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट ले गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। सूरज अभिनेत्री जरीन वहाब और आदित्य पंचोली के बेटे हैं। जिया अपनी मां रबिया के कमरे में फंदे से लटकी पाई गई थी। इसके 7 दिन बाद 10 जून 2013 को सूरज को गिरफ्तार किया गया था। 1 महीने बाद सूरज को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। 2014 में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष जज ने की। मामले की सुनवाई मार्च 2019 में शुरू हुई थी। रबिया द्वारा अपनी बेटी की मौत में साजिश का आरोप लगाते हुए दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने 2014 में जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी। 2015 में सीबीआई चार्जशीट में सीबीआई ने पंचोली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। पंचोली के वकील ने जनवरी 2023 में गवाहों को बुलाकर मुकदमे में तेजी लाने के लिए विशेष अदालत का रुख किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 22 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियोजन पक्ष का ये कहना है कि जिया ने 3 जून 2013 को अपनी कथित आत्महत्या की सुबह पंचोली का घर छोड़ दिया था। सीबीआई ने दावा किया था कि पंचोली ने पूछताछ के दौरान तथ्यों को छुपाया और जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सीबीआई ने कहा था कि सूरज के बयानों का फॉरेंसिक विश्लेषण, जो चार्जशीट का हिस्सा है, उसने स्थापित किया है कि सूरज घटना के पीछे के वास्तविक कारणों के बारे में प्रासंगिक जानकारी छिपा रहा था और उसके द्वारा दिया गया बयान अधूरा और मनगढ़ंत था।
सीबीआई ने दावा किया कि पंचोली ने जिया की मौत से 6 महीने पहले उसका गर्भ गिराने में मदद की थी। इस घटना ने उसे भावनात्मक रूप से बर्बाद कर दिया। हालांकि सूरज ने डॉक्टर के उस बयान का खंडन किया। सीबीआई चार्जशीट में एक गवाह के बयान के अनुसार ये आदित्य पंचोली ही थे जिन्होंने सूरज से जिया के साथ अपनी सभी चैट को डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन इन आरोपों को सीबीआई अदालत में सिद्ध नहीं कर पाई और सूरज पंचोली बरी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए कोर्ट्स दिस वीक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।